क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक डांसर बिना किसी ट्रेडिंग बैकग्राउंड के शेयर बाजार से 20 लाख डॉलर कैसे कमा गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताबों की गहराई से की गई समझ और सीख। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसने ट्रेडिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया। हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। यांग चोज दास ने डांसिंग से स्टॉक ट्रेडिंग तक का सफर तय कर $2 मिलियन कमाए। इस किताब में आपको मिलेगा दरवाज़ बॉक्स थ्योरी क्या है, बिना स्क्रीन के ट्रेडिंग करना कैसे संभव था, और सबसे जरूरी, ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की भूमिका क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि एक सिस्टम, अनुशासन और मानसिक मजबूती की भी है। ये पुस्तक हाउ आई मेड $2,000,000 इन द स्टॉक मार्केट निकोलस डार्वस द्वारा लिखी गई है और पहली बार 1960 में प्रकाशित हुई थी। ये एक ऐसी असाधारण कहानी है कि कैसे निकोलस डार्वस, एक पेशेवर नर्तक, डांसर, ने शेयर बाजार में अपनी विकसित निवेश विधियों का उपयोग करके कई मिलियन डॉलर कमाए। प्रकाशक अमेरिकन रिसर्च काउंसिल को लगा कि ये कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि डार्वस एक नॉन प्रोफेशनल थे और उन्होंने ये मुनाफा किस्मत या किसी टिप के बजाय कठिन अनुभव और गलतियों से सीखने के बाद कमाया था। डार्वस की कहानी इसलिए भी अनूठी है क्योंकि उन्होंने अपने वित्तीय लेन देन का विवरण सार्वजनिक किया है, जो शायद ही पहले कभी किसी ने किया हो। उनकी टेक्नो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी और उनके शेयर बाजार के सूत्र, जैसे मैं बस ट्रेंड के साथ चलता रहता हूं, अपनी स्टॉप लॉस इंश्योरेंस को अपने पीछे रखता हूं, वॉल स्ट्रीट के इतिहास का एक स्वीकृत हिस्सा बनने की उम्मीद है। यहां पुस्तक के अध्यायों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रकाशक का प्राक कथन, पब्लिशर्स फॉरवर्ड। असाधारण कहानी। 1959 में टाइम मैगजीन ने निकोलस डार्वस की असाधारण स्टॉक मार्केट कहानी को एक पूरे पेज पर छापा। अनाड़ी निवेशक। डार्वस एक पूर्ण गैरपेशेवर थे जो टिप्स, वित्तीय कहानियों और ब्रोकर के पत्रों को नजरअंदाज करते थे। करोड़पति बने। उन्होंने अपनी विकसित निवेश विधियों से खुद को कई बार करोड़पति बनाया। प्रकाशक का दृष्टिकोण। अमेरिकन रिसर्च काउंसिल, जो कई व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले निवेश और व्यावसायिक गाइडों के प्रकाशक है, डार्वस के तरीकों से प्रभावित हुए और उनसे एक किताब लिखने के लिए संपर्क किया। अनोखी परिस्थितियां। डार्वस एक शोमैन थे और उन्हें सार्वजनिक ध्यान में रहने की आदत थी, इसलिए उन्हें अपने वित्तीय सौदों का विवरण सार्वजनिक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वो बुडापेस्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की ठोस पृष्ठभूमि वाले एक अत्यधिक साक्षर व्यक्ति थे और पूर्व खेल पत्रकार और क्रॉसवर्ड पहेली संपादक थे। प्रेरणादायक उदाहरण। उनकी सफलता एक नॉन प्रोफेशनल और आउटसाइडर द्वारा हासिल की गई थी, और ये किस्मत या मौके की टिप का परिणाम नहीं थी, बल्कि कठिन जीत, अनुभव, वर्षों की गलतियों और उन गलतियों से सीखने का परिणाम थी। उनकी तकनीकें, उनकी अद्वितीय टेक्नो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी और उनके शेयर बाजार के सूत्र, जैसे मैं बस ट्रेंड के साथ चलता रहता हूं, अपनी स्टॉप लॉस इंश्योरेंस को अपने पीछे रखता हूं, और कोई अच्छे या बुरे स्टॉक नहीं होते, केवल बढ़ते या गिरते स्टॉक होते हैं। असामान्य कार्यशैली। डार्वस अभी भी एक नर्तक और एक निवेशक है, लेकिन उनका सब कुछ अपरंपरागत है। उनका कोई कार्यालय या डेस्क नहीं है। वो अपने होटल के कमरे या पेरिस के जॉर्जेस वी, लंदन के डोरचेस्टर या न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल के बार से काम करते हैं, जहां वो स्टॉक की कीमतों का अध्ययन और बाजार का विश्लेषण करते हैं। अध्याय 1, कैनेडियन पीरियड, दी गैम्बलर, द कैनेडियन पीरियड। असामान्य प्रस्ताव। नवंबर 1952 में डार्वस को टोरंटो के एक नाइट क्लब में प्रदर्शन के लिए स्टॉक 6000 शेयर ब्रिलेंट के 50 सेंट प्रति शेयर में भुगतान की पेशकश की गई। शुरुआती सफलता, बिगिनर्स लक, वो टोरंटो की तारीख पर नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने ब्रिलेंट स्टॉक $3000 में खरीद लिया। 2 महीने बाद उन्होंने इसे $1.90 प्रति शेयर पर बेच दिया
और लगभग $8,000 का मुनाफा कमाया। ये उनके लिए जादू जैसा था और उन्होंने शेयर बाजार में उतरने का फैसला किया। टिप्स पर निर्भरता। शुरुआती दिनों में उन्हें शेयर बाजार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो हर किसी से एक अच्छे स्टॉक के बारे में पूछते थे और आंख बंद करके उनकी टिप्स पर भरोसा करते थे। ब्रोकर का अनुभव। 1953 की शुरुआत में टोरंटो में उन्होंने एक ब्रोकर से संपर्क किया जिसने उन्हें कैरादिसन के एक बड़े डिविडेंड चेक का उदाहरण दिया और ईस्टर्न मलाटेक में निवेश की सलाह दी। डार्वस ने 290 सेंट पर 1000 शेयर खरीदे, लेकिन स्टॉक गिर गया और उन्हें नुकसान में बेचना पड़ा। अज्ञानता और कमीशन। डार्वस को ब्रोकर के कमीशन और ट्रांसफर टैक्स की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कायरांद माइंस में $100 का मुनाफा कमाने का सोचा, लेकिन कमीशन के कारण उन्हें $50 का नुकसान हुआ। पालतू स्टॉक। पेट स्टॉक्स। उन्हें कुछ स्टॉक से विशेष लगाव हो गया जिन्हें उन्होंने पालतू कहा। उन्होंने महसूस किया कि उनके सबसे भारी नुकसान इन्हीं पालतू स्टॉक्स के कारण हुए। जुए का दौर। उन्होंने जंगली, मूर्खतापूर्ण जुए का दौर अनुभव किया जिसमें उन्होंने अंदाजे और अफवाहों पर काम किया। जागरूकता और नुकसान। 7 महीने के बाद उन्होंने अपनी किताबों की समीक्षा की और पाया कि उन्हें लगभग $3000 का नुकसान हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। पेशेवर मदद की तलाश। उन्होंने कनाडाई वित्तीय प्रकाशनों और सलाहकारी न्यूज शीट्स को पढ़ना शुरू किया। उन्हें लगा कि विशेषज्ञों की सलाह का पालन करने से उन्हें सफलता मिलेगी। हालांकि ये कनाडाई वित्तीय सलाह पत्र अक्सर गैर प्रतिबद्ध या विरोधाभासी होते थे और छोटे ऑपरेटर को खरीदने के लिए कहने पर पेशेवर अक्सर बेच रहे होते थे। भाग्यशाली दुर्घटनाएं। कभी कभी वो पूरी तरह से अंधे भाग्य के कारण पैसा कमाते थे, जैसे कि कैल्डर बुस्क्वेट के साथ, जिसे उन्होंने स्पेन में रहते हुए बेचना नहीं चाहा क्योंकि उन्हें कीमतें नहीं मिल रही थी। दीवार पर लिखा। वॉल स्ट्रीट की ओर। 1953 के अंत तक उनका $11,000 का शुरुआती निवेश $500 तक गिर गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अध्याय 2। एंटरिंग वॉल स्ट्रीट। एंटरिंग वॉल स्ट्रीट द फंडामेंटलिस्ट। वॉल स्ट्रीट का आकर्षण। डार्वस ने वॉल स्ट्रीट को एक गंभीर और अलग जगह के रूप में देखा, जहां उन्होंने अपने कनाडाई अनुभव को पागल जुआ माना। शुरुआती मुनाफे। बुल मार्केट। उन्होंने ब्रोकर लू केलर के सुरक्षित स्टॉक सुझावों पर कार्रवाई की और कोलंबिया पिक्चर्स, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन और किम्बर्ली क्लार्क जैसे स्टॉक्स में शुरुआती मुनाफा कमाया। उन्हें यह नहीं पता था कि वे इतिहास के सबसे बड़े बुल मार्केट के बीच में थे। शब्दों का खेल। उन्होंने ब्रोकर की सलाह को टिप्स के बजाय जानकारी कहना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उन्होंने अपनी विधि में सुधार किया है। अत्यधिक व्यापार। वो लगातार व्यापार करते थे। कभी कभी दिन में 20 बार अपने ब्रोकर को फोन करते थे, जिससे उन्हें बहुत कम मुनाफा होता था, जबकि ब्रोकर कमीशन में बहुत खुश होता था। ज्ञान की तलाश। अपनी अज्ञानता छुपाने के लिए उन्होंने शेयर बाजार के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे R.C. एफिंग की ABC ऑफ इन्वेस्टिंग और लियो बार्न्स की योर इन्वेस्टमेंट्स। सलाहकारी सेवाओं की निरर्थकता। उन्होंने मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी प्रमुख स्टॉक मार्केट सेवाओं की सदस्यता ली। हालांकि उन्हें उनकी शानदार जानकारी समझ नहीं आती थी और वे अक्सर विरोधाभासी होती थी। लाभ लेकर दिवालिया नहीं हो सकते का खंडन। उन्होंने काइजर एल्यूमिनियम में मुनाफा कमाया, लेकिन बोइंग और मैग्मा कॉपर में कूदने से हुए नुकसान ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। ओवर द काउंटर बाजार की गलती। सस्ते में खरीदे, महंगा बेचे कहावत के आधार पर उन्होंने ओवर द काउंटर बाजार में सस्ते स्टॉक खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें बेचना पड़ा तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई और अक्सर नुकसान हुआ। अफवाहों पर विश्वास। उन्होंने बार्डविलियम हैमिल्टन और स्टर्लिंग प्रिसिशन जैसी अफवाहों पर भी आंख बंद करके भरोसा किया, जिससे उन्हें बड़े नुकसान हुए।
सीखे हुए सबक, नियम, इन अनुभवों से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और अपने लिए नियम बनाए। 1. सलाहकारी सेवाओं का पालन न करें। 2. ब्रोकर की सलाह से सावधान रहें। 3. वॉल स्ट्रीट की कहावतों को नजरअंदाज करें। 4. ओवर द काउंटर व्यापार न करें, केवल सूचीबद्ध स्टॉक में व्यापार करें। 5. अफवाहों को न सुने। 6. फंडामेंटल दृष्टिकोण जुए से बेहतर काम करता है। 7वां नियम और वर्जीनियन रेलवे। उन्होंने पाया कि वर्जीनियन रेलवे, जिसे उन्होंने खरीदकर भुला दिया था, बिना किसी चिंता के लगातार बढ़ रहा था। इससे उन्हें उनका 7वां नियम मिला, एक बढ़ते हुए स्टॉक को लंबे समय तक पकड़े रहें बजाय इसके कि कई स्टॉक्स के साथ थोड़े समय के लिए छेड़छाड़ करें। फंडामेंटल का परिष्करण। उन्होंने कंपनी की रिपोर्टों का अध्ययन करके और बैलेंस शीट, आय खातों, संपत्ति, देनदारियों, लाभ मार्जिन, मूल्य अनुपात आदि को देखकर आदर्श स्टॉक खोजने का प्रयास किया। उन्होंने रेटिंग सेवाओं का भी उपयोग किया, लेकिन पाया कि बाजार हमेशा कागज पर दिखने वाले सही अनुमानों के अनुसार काम नहीं करता। अध्याय 3, माई फर्स्ट क्राइसिस, माई फर्स्ट क्राइसिस, दी फंडामेंटलिस्ट। उद्योग समूहों का विश्लेषण। डार्वस ने फंडामेंटल विश्लेषण के माध्यम से सबसे मजबूत उद्योग समूह और उस समूह के भीतर सबसे मजबूत कंपनी खोजने का प्रयास किया। स्टील उद्योग पर दाव। व्यापक शोध के बाद उन्होंने स्टील उद्योग को चुना। उन्होंने बी रेटिंग वाले 5 सर्वश्रेष्ठ ज्ञात स्टील स्टॉक्स का विश्लेषण किया। जोन्स लाकलिन में भारी निवेश। उनके विश्लेषण से जोन्स लाकलिन सबसे अच्छा विकल्प लगा। वो इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने लास वेगास में अपनी संपत्ति गिरवी रख दी, अपनी बीमा पॉलिसी पर ऋण लिया और अपने नाइट क्लब अनुबंध पर अग्रिम मांगा, ताकि वे जोन्स लाकलिन के 1000 शेयर 52 पर मार्जिन पर खरीद सकें, जिसकी लागत $52,652.30 थी। आपदा। 26 सितंबर 1955 को जोन्स लाकलिन गिरना शुरू हो गया। डार्वस वास्तविकता का सामना करने से इनकार करते रहे और स्टॉक को पकड़े रहे। 10 अक्टूबर को जब यह 44 पर आ गया तो उन्हें घबराहट हुई और उन्होंने बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप $9,069.18 का शुद्ध नुकसान हुआ। घोर निराशा और सीख। इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया और उनकी वैज्ञानिक वॉल स्ट्रीट ऑपरेटर की सभी धारणाएं टूट गई। उन्हें लगा कि बाजार में उनकी कोई भी विधि काम नहीं कर रही है। टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग का उदय। निराशा में उन्होंने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग नामक एक अज्ञात स्टॉक देखा जो लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने इसके फंडामेंटल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इसे खरीदने का आदेश दिया। उन्होंने पहली बार त्वरित लाभ लेने से इनकार किया और 5 सप्ताह तक स्टॉक को पकड़े रहे। बचत और सिद्धांत का उदय। जब उन्होंने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग को 43 पर बेचा तो उन्हें $9,000 के नुकसान का आधे से अधिक हिस्सा मिल गया। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि केवल उठते हुए स्टॉक को चुनना ही जवाब हो सकता है, और ये उनके नए सिद्धांत की चमक की शुरुआत थी। अध्याय 4, डेवलपिंग द बॉक्स थ्योरी, डेवलपिंग द बॉक्स थ्योरी, द टेक्नीशियन। ज्ञान पर निर्भरता। जोन्स लाकलिन के अनुभव के बाद डार्वस ने महसूस किया कि उन्हें किस्मत के बजाय ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए और बाजार में काम करना सीखना चाहिए। तकनीकी दृष्टिकोण की पुष्टि। टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग के साथ उनकी सफलता ने उन्हें तकनीकी दृष्टिकोण, कीमत और मात्रा का अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। एम वुडवर्किंग। उन्होंने एम वुडवर्किंग को उसके बाजार में व्यवहार के आधार पर खरीदा और बेचा और $2,866 का मुनाफा कमाया। ये जानकर कि स्टॉक की वृद्धि एक गुप्त विलय के कारण हुई थी, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इससे उन्हें विश्वास हुआ कि केवल कीमत और मात्रा के विश्लेषण से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, बिना किसी मौलिक जानकारी के। निष्क्रिय स्टॉक का नियम। उन्होंने तय किया कि अगर कोई आमतौर पर निष्क्रिय स्टॉक अचानक सक्रिय हो जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वे उसे खरीदेंगे
ये मानते हुए कि कुछ ज्ञानवान लोगों के पास अच्छी जानकारी है। पिट्सबर्ग मेटलर्जिकल में नुकसान और सीख। मई 1956 में उन्होंने पिट्सबर्ग मेटलर्जिकल को उसकी बढ़ी हुई गतिविधि के कारण खरीदा, लेकिन ये गिर गया, जिससे उन्हें $2023.32 का नुकसान हुआ। उन्होंने सीखा कि उन्होंने सही स्टॉक को गलत समय पर खरीदा था। बॉक्स थ्योरी का विकास। इस अनुभव ने उन्हें व्यक्तिगत स्टॉक गतिविधियों का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पाया कि स्टॉक पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से नहीं चलते थे, बल्कि एक निश्चित ऊपर या नीचे का ट्रेंड होता था। इस ट्रेंड के भीतर स्टॉक फ्रेम्स या बॉक्स की एक श्रृंखला में चलते थे, जो एक निचले और एक ऊपरी बिंदु के बीच दोलन करते थे। बॉक्स थ्योरी का अनुप्रयोग। उन्होंने स्टॉक को तभी खरीदने का फैसला किया जब वो अपने अगले ऊपरी बॉक्स में जा रहा हो। यदि ये बॉक्स के निचले किनारे से नीचे गिरता है तो वे उसे तुरंत बेच देते थे। ड्रामेटिक एनालॉजी। उन्होंने स्टॉक की गति की तुलना एक नर्तक से की जो कूदने से पहले झुकता है, एक उच्च बिंदु पर पहुंचने के बाद प्रतिक्रिया। उन्होंने सीखा कि ये कमजोर और डरे हुए शेयरधारकों को बाहर निकालता है और स्टॉक को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। स्वचालित खरीद आदेश। ऑन स्टॉप बाय ऑर्डर लुइजियाना लैंड एक्सप्लोरेशन के अनुभव के बाद जब उन्होंने अवसर गंवा दिया तो उन्होंने अपने ब्रोकर के साथ स्वचालित ऑन स्टॉप खरीद आदेश स्थापित करने का फैसला किया, जिससे स्टॉक एक निश्चित आंकड़े पर पहुंचने पर स्वचालित रूप से खरीदा जा सके। नॉर्थ अमेरिकन एविएशन में दूसरा झटका और नियम। अगस्त में उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन एविएशन में निवेश किया, ये सोचकर कि ये एक नए बॉक्स में जाएगा, लेकिन ये गिर गया। उन्होंने अपनी जिद के कारण नुकसान में बेचने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें पिछले 3 सफल संचालन का पूरा मुनाफा गंवाना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाए। 1. बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है, वो आधे समय गलत होंगे। 2. उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और खुद को उसके अनुसार समायोजित करना होगा। उनका अभिमान और अहंकार कम होना चाहिए। 3. उन्हें एक निष्पक्ष निदानकर्ता बनना चाहिए, जो किसी सिद्धांत या स्टॉक से खुद को नहीं जोड़ता। 4. वो केवल मौके नहीं ले सकते। सबसे पहले उन्हें अपने जोखिमों को मानवीय रूप से यथासंभव कम करना होगा। क्विक लॉस वेपन, स्टॉप लॉस। उन्होंने क्विक लॉस वेपन, स्टॉप लॉस अपनाया, जिससे अगर स्टॉक उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो वे छोटे नुकसान पर तुरंत बेच सकें। कमीशन का खतरा और बड़े मुनाफे का महत्व। उन्होंने महसूस किया कि आधे समय सही होने पर भी ब्रोकर के कमीशन के कारण उनकी पूंजी नष्ट हो सकती है, इसलिए उनके मुनाफे उनके नुकसान से बड़े होने चाहिए। तेजी से न बेचने का अनुशासन। उन्होंने पाया कि बढ़ती हुई स्टॉक को बहुत जल्दी न बेचने के लिए खुद को अनुशासित करना सबसे मुश्किल था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उन्होंने बढ़ती हुई स्टॉक को पकड़े रहने और उसके साथ अपनी स्टॉप लॉस ऑर्डर को समानांतर रूप से बढ़ाते रहने का फैसला किया। जब बॉक्स उल्टे दिशा में गिरने लगे, तब बेचने का समय था। परिभाषित उद्देश्य और हथियार। उन्होंने अपने उद्देश्य, सही स्टॉक, सही समय, छोटे नुकसान, बड़े मुनाफे और हथियारों, कीमत और मात्रा, बॉक्स सिद्धांत, स्वचालित खरीद आदेश, स्टॉप लॉस बिक्री आदेश को फिर से परिभाषित किया। बुनियादी रणनीति उनकी रणनीति थी। एक ऊपर की ओर ट्रेंड के साथ चलते रहना, अपनी स्टॉप लॉस इंश्योरेंस को अपने पीछे रखना, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जाए, और खरीदना। जब ट्रेंड उलट जाए तो चोर की तरह भागना। भावनात्मक नियंत्रण। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी भावनाओं, डर, आशा और लालच पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना होगा। अध्याय 5। केबल्स राउंड द वर्ल्ड। केबल्स राउंड द वर्ल्ड। संचार का तरीका। अपने नए सिद्धांतों के साथ काम करते हुए डार्वस को 1-2 साल का विश्व दौरा करना पड़ा, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क से हजारों मील दूर होने पर भी केवल केबल ग्राम पर निर्भर रहना पड़ा। बार्टन की भूमिका।
उन्हें साप्ताहिक वित्तीय प्रकाशन बाटन को एयरमेल से मंगवाने की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें स्टॉक की गति का पता चल सके। दैनिक टेलीग्राम उनके स्वामित्व वाले स्टॉक्स की बंद कीमतों, उच्चतम और निम्नतम कीमतों की जानकारी देते थे। भाषा बाधा और संदेह। दुनिया भर में, खासकर जापान में, डाकघर के कर्मचारियों को उनके कोड जैसे केबल समझ नहीं आते थे और उन्हें अक्सर गुप्त एजेंट समझा जाता था। दूरस्थ व्यापार के लाभ। दूर होने से उन्हें बाजार के प्रति अधिक तटस्थ दृष्टिकोण मिला, क्योंकि कोई फोन कॉल, भ्रम या विरोधाभासी अफवाहें नहीं थी। वो केवल स्टॉक की कीमतों से प्रभावित होते थे। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का महत्व। उन्हें बाद में पता चला कि उनके स्टॉक्स में इनएक्सप्लिकेबल मूव्स अक्सर सामान्य बाजार की हिंसक चाल के साथ मेल खाते थे। उन्होंने अपने केबलों के अंत में डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बंद कीमत जोड़ने को कहा, ताकि सामान्य बाजार की स्थिति का आकलन किया जा सके। त्रुटि के कारण तालिकाएं, कॉज ऑफ एरर टेबल्स। उन्होंने हर व्यापार के पीछे के कारण, विशेषकर नुकसान के कारणों को लिखना शुरू किया। इससे उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोहराने से बचने में मदद मिली। स्टॉक का चरित्र। उन्होंने महसूस किया कि स्टॉक्स का भी चरित्र होता है, जैसे लोग, और कुछ को संभालना आसान होता है जबकि कुछ मुश्किल। निष्पक्ष निदानकर्ता, भविष्यवक्ता नहीं। उन्होंने सीखा कि वो एक निदानकर्ता बन सकते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं। स्टॉक का मूल्य उसकी उद्धृत कीमत पर निर्भर करता है, जो पूरी तरह से मांग और आपूर्ति पर आधारित है। कर का प्रभाव। उन्होंने करों के कारण गिरते हुए स्टॉक को पकड़े रहने के जोखिम को अस्वीकार कर दिया। कूपर BSSEMER में सफलता। उन्होंने कूपर BSSEMER में 3 बार निवेश किया। 2 बार नुकसान हुआ, लेकिन तीसरी बार उन्हें अच्छा मुनाफा मिला। 1957 का बुल मार्केट। 1957 की गर्मियों में उनके स्वचालित स्टॉप लॉस ने उन्हें एक-एक करके सभी स्टॉक से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे अपने बॉक्स के निचले हिस्से से नीचे गिर गए थे। स्टॉप लॉस की सफलता। इस अनुभव ने उन्हें यह जानने में मदद की कि उनकी विधि ने अपेक्षा से कहीं बेहतर काम किया था। इसने उन्हें बुरे समय आने से बहुत पहले स्वचालित रूप से बाजार से बाहर कर दिया। यदि उनके स्टॉप लॉस ने उन्हें बाजार से बाहर नहीं निकाला होता, तो उन्हें अपने निवेश का लगभग 50% नुकसान हो सकता था। रूढ़िवादी निवेशक बनाम जुआरी। उन्होंने उन लोगों को शुद्ध जुआरी माना जो गिरते हुए स्टॉक को भी पकड़े रहते थे, जबकि खुद को गैर जुआरी बताया। शुद्ध नुकसान लेकिन ज्ञान की प्राप्ति। सितंबर 1957 तक उन्हें $889 का शुद्ध नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें बहुत अनुभव, बहुत ज्ञान और बहुत अधिक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ था। अध्याय 6। ड्यूरिंग द बेबी बियर मार्केट। ड्यूरिंग द बेबी बियर मार्केट, द टेक्नो फंडामेंटलिस्ट। बाजार का अवलोकन। डार्वस ने बुल मार्केट को शक्तिशाली एथलीटों से भरा एक धूप वाला समर कैंप और बेयर मार्केट को अस्पताल के रूप में देखा, जहां अधिकांश स्टॉक बीमार थे। उन्होंने महसूस किया कि गिरते हुए स्टॉक को प्रोत्साहित करने से कोई फायदा नहीं होगा। ट्रेडिंग से इनकार। उन्होंने बर्ड मार्केट में व्यापार करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। नया दृष्टिकोण। उन्होंने उन स्टॉक्स की तलाश की जो गिरावट का विरोध कर रहे थे और पाया कि ये ऐसी कंपनियां थी जिनकी कमाई की प्रवृत्ति तेजी से ऊपर की ओर थी। टेक्नो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी। उन्होंने तय किया कि वे अपने तकनीकी दृष्टिकोण को मौलिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ेंगे। वे स्टॉक को उसकी तकनीकी कार्रवाई पर चुनेंगे, लेकिन तभी खरीदेंगे जब उनके पास उसकी बढ़ती हुई कमाई की शक्ति के रूप में एक मौलिक कारण हो। भविष्योन्मुखी उद्योग। जेट एज। उन्होंने 20 साल के दृष्टिकोण का उपयोग किया और इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइलों और रॉकेट ईंधन जैसे तेजी से बढ़ते शिशु उद्योगों से जुड़े स्टॉक्स की तलाश की। फैशनेबल स्टॉक्स और नई ऊंचाई। उन्होंने महसूस किया कि स्टॉक्स में फैशन होते हैं और सफल होने के लिए उन्हें फैशनेबल स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने उन स्टॉक्स को खोजने का प्रयास किया जो भविष्य के लिए
लोगों की कल्पना को उत्तेजित करते। उन्होंने उच्च खरीदना और उच्च बेचना का फैसला किया। उच्च कीमत वाले स्टॉक्स के लाभ। उन्होंने पाया कि ब्रोकरेज कमीशन के कारण उच्च कीमत वाले स्टॉक्स में निवेश करना सस्ता था। इससे उनकी गलतियों की लागत बहुत कम हो जाती थी। बाजार के मोड़ की प्रतीक्षा। उन्होंने वॉटरलू की लड़ाई के रॉथस्काइल के उदाहरण का उपयोग ये समझाने के लिए किया कि बाजार के मोड़ के पहले संकेतों को पहचानना और दूसरों से पहले खरीदना कितना महत्वपूर्ण है। सभी अनुभव का संश्लेषण। उन्होंने महसूस किया कि उनके कनाडाई अनुभव ने उन्हें जुआ न खेलने सिखाया। उनके फंडामेंटलिस्ट अनुभव ने उन्हें उद्योग समूहों और उनकी कमाई की प्रवृत्ति के बारे में सिखाया। उनके तकनीकी अनुभव ने उन्हें कीमत त्रिविधि और स्टॉक की तकनीकी स्थिति की व्याख्या करना सिखाया। अब उन्होंने इन सभी को एक साथ जोड़ दिया। नया नेतृत्व। उन्होंने अनुमान लगाया कि पिछले बाजार के नेता शायद फिर से नेतृत्व नहीं करेंगे और उन्होंने नए नेताओं की तलाश शुरू की, जिनमें यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, थियोकोल केमिकल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जेनिथ रेडियो और फेयरचाइल्ड कैमरा शामिल थे। अध्याय 7। द थ्योरी स्टार्ट्स टू वर्क। द थ्योरी स्टार्ट्स टू वर्क। लॉरेलार्ड में सफलता। नवंबर 1957 में सैगोन में रहते हुए डार्वस ने लॉरेलार्ड नामक एक स्टॉक देखा। खराब बाजार के बावजूद यह बढ़ा और एक नए बॉक्स में स्थापित हो गया, जिसमें उच्च मात्रा, वॉल्यूम थी। उन्होंने केंट और ओल्ड गोल्ड सिगरेट की व्यापक स्वीकृति के आधार पर इसके मौलिक पक्ष को स्वीकार किया। उन्होंने इसे 27 पर खरीदा, लेकिन ये उनके स्टॉप लॉस पर $26 पर बिक गया। उन्होंने इसे फिर से 28 पर खरीदा और इस बार ये सही व्यवहार किया। 31-35 बॉक्स में चला गया। उन्होंने बाद में 400 शेयर और $35 और 36 पर खरीदे और फिर 38 पर 400 और शेयर खरीदे। उन्होंने स्टॉक को नहीं बेचा क्योंकि एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं है। यह स्टॉक 80 के पार चला गया, जिससे उन्हें $21,052.95 का मुनाफा हुआ। डाइनर्स क्लब में सफलता। 1958 की शुरुआत में डार्वस को डाइनर्स क्लब में दिलचस्पी हुई, जब यह 2 फॉर 1 विभाजित हुआ और उसकी साप्ताहिक मात्रा बढ़ गई। उन्हें पता चला कि ये एक नए बढ़ते क्षेत्र में लगभग एकाधिकार वाली कंपनी थी। उन्होंने 500 शेयर 24 पर खरीदे और 26 पर 500 और शेयर खरीदे। जब स्टॉक ने बढ़ने की इच्छा खो दी और गिरने लगा, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को 36 तक बढ़ा दिया और $10.28 के मुनाफे के साथ बेच दिया। बाद में उन्हें पता चला कि अमेरिकन एक्सप्रेस एक प्रतिस्पर्धी लॉन्च करने वाला था, जिससे उनके तकनीकी दृष्टिकोण की पुष्टि हुई कि उन्हें बिना किसी अंदरूनी जानकारी के सही समय पर बाहर निकलने में मदद मिली। E.L. ब्रूस सबसे बड़ी सफलता। डार्वस ने E.L. ब्रूस नामक एक छोटी मेम्फिस कंपनी में रुचि ली। भले ही उसके पास उनके मौलिक मानदंड नहीं थे, लेकिन उसका तकनीकी पैटर्न बहुत जबरदस्त था। यह स्टॉक फरवरी में 18 से मई की शुरुआत में 50 तक चला गया। उन्होंने लॉरेलार्ड बेचकर ब्रूस में निवेश करने के लिए अपनी सारी पूंजी मुक्त कर दी। मई 1958 के तीसरे सप्ताह में उन्होंने 50 पर 500 ब्रूस खरीदे, जिसमें $48 का स्टॉप लॉस था, और बाद में 51, 52, 53 पर 2000 और शेयर खरीदे। स्टॉक तेजी से बढ़कर 77 हो गया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग निलंबित कर दी क्योंकि शॉर्ट सेलर अपने सौदों को पूरा करने के लिए स्टॉक को पागलपन की हद तक धकेल रहे थे, और उन्होंने ब्रूस को ओवर द काउंटर बाजार में $100 प्रति शेयर पर बेच दिया। डार्वस ने $100 पर बेचने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने अंततः स्टॉक को औसत $171 पर बेच दिया, जिससे उन्हें $2,95,305 का मुनाफा हुआ। ये उनकी पहली वास्तव में बड़ी सफलता थी। अध्याय 8। माई फर्स्ट हाफ मिलियन। सावधानी और लाभ निकालना। E.L. ब्रूस की जबरदस्त सफलता के बाद डार्वस अधिक सतर्क हो गए। उन्होंने अपने मुनाफे का आधा
हिस्सा बाजार से निकाल लिया। लॉरेलार्ड से भावनात्मक लगाव। उन्होंने लॉरेलार्ड में फिर से निवेश करने का प्रयास किया, लेकिन 3 बार नुकसान के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि स्टॉक अब धीमी गति से चल रहा था और उनके लिए उपयुक्त नहीं था। इससे उनका भावनात्मक लगाव टूट गया। समग्र लाभ, इन लेन देन के बाद उनका कुल लाभ $3,18,927.44 था। यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, बाद में यूनिवर्सल कंट्रोल्स में निवेश। उन्होंने यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स में जुलाई 1958 में एक पायलट खरीद की। स्टॉक का नाम बदलकर यूनिवर्सल कंट्रोल्स कर दिया गया और 2 फॉर 1 विभाजित हुआ। स्टॉक तेजी से बढ़ा। थियोकोल केमिकल में भारी निवेश। उन्होंने थियोकोल केमिकल में भी निवेश किया, जो फरवरी 1958 में 2 फॉर 1 विभाजित हुआ था। उन्होंने स्टॉक राइट्स का लाभ उठाया, जिससे उन्हें $42 प्रति शेयर के विशेष मूल्य पर थियोकोल खरीदने की अनुमति मिली, जबकि बाजार मूल्य 50 से अधिक था। उन्होंने 36,000 राइट्स खरीदे, जिससे उन्हें 3,000 थियोकोल शेयर खरीदने का अधिकार मिला, जिसमें ब्रोकर से 75% ऋण मिला। बिक्री के लालच का विरोध। जब थियोकोल के मुनाफे $2,50,000 तक पहुंच गए, तो उन्हें बेचने का जबरदस्त लालच हुआ। उन्होंने अपने ड्रेसिंग टेबल पर एक कार्ड पर रिमेंबर ब्रूस लिखा और पेरिस में भटकते हुए हर बार बेचने का मन करने पर उस कार्ड को देखा। उन्होंने नहीं बेचा और स्टॉक और अधिक बढ़ा। न्यूयॉर्क वापसी। जनवरी 1959 में न्यूयॉर्क लौटने पर उनके पास 6,000 थियोकोल और 6,000 यूनिवर्सल कंट्रोल्स के शेयर थे और उनके निवेश ने उन्हें $500,000 से अधिक का मुनाफा कमाया था। अध्याय 9, माई सेकंड क्राइसिस। अत्यधिक आत्मविश्वास और पतन। $500,000 के मुनाफे की खबर ने डार्वस को अत्यधिक आत्मविश्वास से भर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी कला में महारत हासिल कर ली है और वे वित्तीय नेपोलियन बन गए हैं। सिस्टम का परित्याग। न्यूयॉर्क में ब्रोकर के कार्यालय में दिन प्रतिदिन के व्यापार में शामिल होने पर उन्होंने धीरे धीरे अपना अलगाव छोड़ दिया और भीड़ का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाहों को सुना, ब्रोकरों से बात की और अपने छठे इंद्रिय और अपने सिस्टम को खो दिया। शीघ्रमीर राक्षस। उन्हें लगा कि शीघ्रमीर राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे त्याग दिया। दुष्चक्र। उनका व्यापार एक दुष्चक्र बन गया। वो शीर्ष पर खरीदते थे, स्टॉक गिर जाता था। वो डर जाते थे और नीचे बेचते थे, स्टॉक बढ़ जाता था और वो फिर से शीर्ष पर खरीदते थे। विनाशकारी नुकसान। इस अवधि में उन्हें कुछ ही हफ्तों में $1,00,000 का नुकसान हुआ। उन्होंने हवेग इंडस्ट्रीज, रोम केबल, जनरल टाइम, एड्रेसोग्राफ मल्टीग्राफ, रीकहोल्ड केमिकल्स, ब्रंसविक बाल के कोलेंडर, रेथियन, नेशनल रिसर्च, अमेरिकन मेटल्स क्लाइमैक्स, अमेरिकन मोटर्स, मोलिब्डेनम, शरोन स्टील, वार्नर लैम्बर्ट और ल्यूकन स्टील में बड़े नुकसान उठाए। मेरे कान मेरे दुश्मन थे। माई ईयर्स वर माई एनिमी। उन्हें एहसास हुआ कि जब वो विदेश में थे तो वो बाजार का आकलन शांति से, तटस्थ रूप से, बिना किसी रुकावट या अफवाह के, पूरी तरह से भावना और अहंकार के बिना कर सकते थे। न्यूयॉर्क में अफवाहों और विरोधाभासी जानकारी ने उनकी भावनाओं को प्रभावित किया। पेरिस वापसी और सबक। उन्होंने अपनी शेष 2 स्टॉक्स, यूनिवर्सल कंट्रोल्स और थियोकोल को छोड़कर सभी स्टॉक से छुटकारा पा लिया और पेरिस चले गए। उन्होंने अपने ब्रोकरों को निर्देश दिया कि वे उन्हें कभी भी फोन न करें या किसी भी तरह की जानकारी न दें। उन्हें केवल उनके दैनिक टेलीग्राम चाहिए थे। आत्मविश्वास की वापसी। पेरिस में 2 सप्ताह बिताने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्पर्श और आत्मविश्वास वापस पा लिया। उन्होंने एक स्थायी नियम बनाया कि वे फिर कभी ब्रोकरेज कार्यालय नहीं जाएंगे और उनके ब्रोकरों को उन्हें फोन करने से मना किया जाएगा। उन्हें केवल केबल द्वारा स्टॉक उद्धरण प्राप्त होंगे और कुछ नहीं। दीर्घकालिक अलगाव।
उन्होंने वॉल स्ट्रीट को खुद से हजारों मील दूर रखने का फैसला किया, भले ही वो न्यूयॉर्क में हो, और केवल साप्ताहिक वित्तीय पत्र पढ़कर नए स्टॉक चुनेंगे। अध्याय 10, $2 मिलियन, पूर्ण वापसी और कठोर प्रणाली। फरवरी 1959 में न्यूयॉर्क लौटने पर डार्वस ने अपनी पागल अवधि के झटके से पूरी तरह से उबर लिया था। उन्होंने अपनी आत्मगढ़ी प्रणाली का कठोरता से पालन करने का संकल्प लिया, ये जानते हुए कि एक भी विचलन उन्हें परेशानी में डाल सकता है। सुरक्षात्मक बार उन्होंने अपने लेन देन को 6 ब्रोकरों के बीच फैला दिया ताकि उनके संचालन का अनुसरण न किया जा सके। उन्होंने एक बाधा खड़ी की। उनके ब्रोकर वॉल स्ट्रीट बंद होने के बाद शाम 6 बजे टेलीग्राम भेजते थे, जब वो जागते थे। दिन के दौरान टेलीफोन ऑपरेटर को कोई भी कॉल आने से मना किया गया था। इससे डार्वस वॉल स्ट्रीट सोते समय काम करते थे। केवल तथ्य, कोई टिप्पणी नहीं। वो केवल समाचार पत्र से दिन की उद्धरणों वाली पृष्ठ को फाड़ते थे और बाकी वित्तीय अनुभाग को फेंक देते थे, ताकि कोई भी वित्तीय कहानियां या टिप्पणियां उन्हें भटका न सके। थियोकोल और यूनिवर्सल कंट्रोल्स का उदय, जिन 2 स्टॉक्स को उन्होंने अपनी दूसरी संकट के दौरान नहीं बेचा था, वे लगातार बढ़ते रहे। यूनिवर्सल कंट्रोल्स 60 तक पहुंच गया और थियोकोल 110 से ऊपर चला गया। सफल संचालन, उन्होंने जनरल टायर रबर, सेंको इंस्ट्रूमेंट्स, अमेरिकन फोटोकॉपी, यूनियन ऑयल ऑफ कैलिफ, पोलरॉयड, ब्रंसविक बाल के कोलेंडर और बेल हॉवेल जैसे स्टॉक्स में सफल व्यापार किए। छोटे नुकसान, बड़े मुनाफे। उनके नुकसान वाले व्यापार भी हुए, जैसे सेंको इंस्ट्रूमेंट्स, रीइकोल्ड केमिकल्स, फैन स्टील और फिलाडेल्फिया रीडिंग में। लेकिन उन्होंने हमेशा निवेश की गई राशि के अनुपात में नुकसान से बड़े मुनाफे लिए। ये उनके टेलीग्राफिक व्यापार विधि की पुष्टि करता है। यूनिवर्सल कंट्रोल्स की बिक्री। यूनिवर्सल कंट्रोल्स ने जंगली व्यवहार करना शुरू कर दिया, जो मुसीबत का संकेत था। उन्होंने अपनी स्टॉप लॉस को दिन की बंद कीमत के 2 अंकों के भीतर कर दिया और अगले दिन बेच दिया, जिससे उन्हें $4,09,356 का मुनाफा हुआ। बड़े पूंजी का निवेश। उनके पास अब निवेश करने के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी थी। उन्हें सावधानी बरतनी थी ताकि उनकी खरीद बाजार को प्रभावित न करे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश। उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को चुना और इसमें अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 94 के औसत मूल्य पर 2000 शेयर खरीदे, फिर 97 पर 1500 शेयर और अंत में 101 पर 2000 शेयर खरीदे। कुल $5,41,996.95 का निवेश। थियोकोल का असाधारण संबंध। थियोकोल के साथ उनका विशेष संबंध था। उन्होंने इसे अन्य स्टॉक्स की तुलना में अधिक छूट दी। जब एनवाई स्टॉक एक्सचेंज ने थियोकोल के लिए सभी स्टॉप ऑर्डर निलंबित कर दिए, तो डार्वस को पता था कि वह इसके बिना काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने थियोकोल होल्डिंग्स को औसत $68 पर बेच दिया, जिससे उन्हें $8,62,031.52 का मुनाफा हुआ। लाखों का निवेश और अंतिम चुनाव। $1 मिलियन से अधिक का निवेश करना एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने अपनी पूंजी को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया और 4 स्टॉक्स जेनिथ रेडियो, लिटन इंडस्ट्रीज, फेयरचाइल्ड कैमरा और बेकमैन इंस्ट्रूमेंट्स में से 2 का चुनाव उनकी बाजार में ताकत के आधार पर किया। पायलट खरीद और कमजोरों का उन्मूलन। उन्होंने मई 1959 में इन चारों में से प्रत्येक में 500 शेयरों की पायलट खरीद की, जिसमें खरीद मूल्य से 10% कम का स्टॉप लॉस था। यह जानबूझकर कमजोर स्टॉक्स को खत्म करने का एक तरीका था। उन्हें बेकमैन इंस्ट्रूमेंट्स और लिटन इंडस्ट्रीज से बाहर कर दिया गया। अंतिम निवेश। उन्होंने अपनी अधिकांश पूंजी जेनिथ रेडियो और फेयरचाइल्ड कैमरा में बदल दी, जिनमें उन्होंने जेनिथ रेडियो के 5,500 शेयर $5,74,842.25 में और फेयरचाइल्ड कैमरा के 4,500 शेयर $5,67,820.60 में खरीदे। $2 मिलियन। जून तक उनकी होल्डिंग्स का मूल्य $1,00,000 एक ही दिन में बढ़ गया था। जुलाई की शुरुआत में उन्होंने पाया कि यूरोप जाने से पहले अगर वो बेचते हैं
तो वे 250,000 से अधिक का मुनाफा कमा सकते हैं। अंतिम निर्णय, उन्होंने अपने पुराने, आजमाए हुए और भरोसेमंद जवाब का पालन किया। मेरे पास एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं था। मैं बस ट्रेंड के साथ चलता रहूंगा, अपनी स्टॉप लॉस को अपने पीछे रखता रहूंगा। जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जाएगा, मैं और खरीदूंगा। यदि ट्रेंड उलट जाएगा, मैं हमेशा की तरह एक परेशान चोर की तरह भाग जाऊंगा। उन्होंने अपने सभी स्टॉक्स पर नए स्टॉप लॉस लगाए ताकि यूरोप जाते समय अगर वे गिरे तो उन्हें बेच दिया जाए और उनके $2 मिलियन सुरक्षित रहें। टाइम मैगजीन के साथ साक्षात्कार, इंटरव्यू विद टाइम मैगजीन। टाइम की रुचि। मई 1959 में डार्वस लैटिन क्वार्टर में प्रदर्शन कर रहे थे जब टाइम मैगजीन ने उनकी सफलता के बारे में सुना और एक रिपोर्टर भेजा। संदेह और सत्यापन। टाइम के व्यापार विशेषज्ञ अत्यधिक संशयवादी थे और कहानी को सच नहीं मानते थे। डार्वस ने उन्हें अपने खातों, बयानों और केबलों सहित सभी तथ्यों और आंकड़ों से परिचित कराया। संपादक और विशेषज्ञ का अनुभव। एक वरिष्ठ संपादक और एक वॉल स्ट्रीट विशेषज्ञ ने भी डार्वस की गहन जांच की। वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट डार्वस के नाचने के तरीके से प्रभावित हुआ, लेकिन वित्तीय विवरणों की जांच जारी रखी। खुलासा और सलाह। देर रात तक जांच के बाद विशेषज्ञ आश्वस्त हो गया और डार्वस की सफलता का जश्न मनाया। डार्वस ने विशेषज्ञ को एक स्टॉक खरीदने की सलाह भी दी, लेकिन एक विशिष्ट मूल्य पर स्टॉप लॉस के साथ। परिणाम, अगले सप्ताह टाइम में लेख प्रकाशित हुआ जिससे डार्वस को अत्यधिक सफल यदि अपरंपरागत स्टॉक मार्केट निवेशक के रूप में स्वीकार किया गया। इस अनुभव ने उन्हें ये पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। ये पुस्तक निकोलस डार्वस के व्यक्तिगत अनुभवों, गलतियों और अंततः एक अनुशासित, भावनारहित और टेक्नो फंडामेंटल दृष्टिकोण के माध्यम से शेयर बाजार में भारी सफलता प्राप्त करने की यात्रा का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी हाउ आई मेड $2 मिलियन इन दी स्टॉक मार्केट की अनसुनी और सच्ची कहानी। एक ऐसी यात्रा जो बताती है कि अगर आपके पास सिस्टम है तो बाजार को हराना नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप दरवाज की कौन सी बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी दमदार किताबों से खुद को स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकें। याद रखिए, मार्केट में जीतना टेक्निकल नहीं, मेंटल गेम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और समझदारी से निवेश करें।